गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा के भाग मतलब भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन का एक भाग भाषा के भाग में हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पर स्वनिम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत बार प्रश्न आता है, इसलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे और इस पर आधारित अभी ही एमसीक्यू को देखेंगे। इसी यूनिट में, इसी क्लास में इस पर आधारित एमसीक्यू को भी देख लेंगे, बाद में नहीं रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाषा के भाग। दोस्तों, अध्ययन की दृष्टिकोण से, अध्ययन की दृष्टिकोण से अध्ययन की दृष्टिकोण से भाषा के कितने भाग यानी कितने भागों में बांटा गया है। तो अध्ययन की दृष्टिकोण से इसे 4 भाग में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हुआ स्वनिम, दूसरा भाग हुआ रूपिम, तीसरा भाग हुआ वाक्य विन्यास और चौथा भाग हुआ अर्थ विन्यास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वनिम क्या है, रूपिम क्या है, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ विन्यास, रूपिम क्या हुआ? यह ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम कहते हैं। स्वनिम किसको कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को हम लोग स्वनिम कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्वनिम। स्वनिम में देखिए, स्वनिम अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता। स्वनिम का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन किसी शब्द के पहले या शब्द के बाद, ऐसे कह सकते हैं किसी भी शब्द में इसे लगा देने से उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। जैसे या, ई, त इत्यादि। अब देखिए, एक हम लिखते हैं गमन। गमन मतलब क्या होता है? जाना। गमन मतलब क्या होता है? जाना। इसमें हमने स्वनिम लगा दिया, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या को लगा दिया। हो गया क्या चीज? आगमन। इसका अर्थ क्या हो गया? आना। जस्ट इसका अर्थ को उलट दिया, विलोम हो गया, अर्थ इसका उल्टा हो गया। तो इसी को हम लोग स्वनिम कहेंगे। स्वनिम क्या है? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को स्वनिम हम कहेंगे। जैसे या ई, त वगैरह। इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन यदि किसी शब्द में हम इसको लगा देते हैं तो इसका अर्थ को बदल देता है। जैसे गमन, गमन का अर्थ होता है जाना और आगमन का अर्थ होता है आना। तो यहां पर गमन में यह लग गया, एक स्वनिम लग गया। तो जब स्वनिम लग गया तो इसी को हम लोग कहेंगे, इसका अर्थ को बदल दिया, इसीलिए इसको स्वनिम कहें। दूसरा देखिए, अब रूपिम आइए। रूपिम, रूपिम क्या है? रूपिम शब्द का सबसे छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप, शब्द का छोटा रूप रूपिम कहलाता है।
देखिए होता क्या है, जब बच्चों को स्वनिम स्वनिम की जानकारी हो जाती है, स्वनिम का ज्ञान हो जाता है, स्वनिम का ज्ञान होने के बाद में रूपीम यानी शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। रूपीम को सीखता मतलब शब्दों को सीखना शुरू कर देता है, शब्दों को सीखना शुरू कर देता है। यहां पर जो शब्द बोले जाते हैं ये पूर्ण अर्थ या जिसको हम कह सकते हैं नहीं हो पाता है, यानी यहां पर बच्चों का पूर्ण बौद्धिक विकास नहीं होता है, इसलिए बच्चे छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करते हैं, छोटे छोटे शब्दों का, बड़े बड़े शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। जैसे उज्जवल, इतना लंबा शब्द, बड़ा शब्द नहीं बोल पाते हैं बच्चे। कैसे बोलते हैं? आना, मम्मा, पप्पा, पापा, ये छोटे छोटे शब्द बोलते हैं। इसी को, इन छोटे छोटे शब्दों को रूपीम कहते हैं। शब्द का छोटा रूप क्या कहलाता है? रूपीम, शब्द का छोटा रूप। उसके बाद आता है वाक्य विन्यास। वाक्य विन्यास क्या है? वाक्य विन्यास में जब बच्चे छोटे छोटे शब्द बोलते हैं, अब वो छोटे छोटे शब्द को एक क्रम में रखने शुरू कर देते हैं, जिससे एक सार्थक वाक्य बन जाता है, मतलब जिसका एक अर्थ निकलने लगता है, सार्थक हो जाता है। जैसे रमेश खाना खा रहा है, इस तरह से क्रम में बोल देता है। ऐसा नहीं बोलता है कि खाना रमेश रहा है खा, ऐसा नहीं बोलता है। तो बच्चे सबसे पहले स्वनिम का ज्ञान होता है, फिर रूपीम का ज्ञान होता है, उसके बाद वाक्य विन्यास का ज्ञान होता है। वाक्य विन्यास के ज्ञान होने के बाद अर्थ विन्यास आता है। अर्थ विन्यास आता है। अर्थ विन्यास में क्या होता है कि बच्चे कोई भी वाक्य का जितने भी शब्द हैं उन सही शब्दों का अर्थ निकालना सीख जाते हैं। जैसे राम कॉफी खाता है, राम कॉफी पीता है। दोनों में देखिए, दोनों में क्या अंतर है। यहां पर बच्चा राम कॉफी पीता इसको लिखता है, क्योंकि कॉफी को खाया नहीं जाता, यह उचित नहीं होता है। इसलिए यहां पर ये अर्थ विन्यास इसको कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग इसका एमसीक्यू देखते हैं। चलिए पहला एमसीक्यू आपके पास है, इसका क्या आंसर होगा बताएं। पहला आंसर क्या होगा? मैं इसको बताया था पहले, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, बहुभाषी होती है। इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन, इसको संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए।
और बच्चों को विविध भाषा का ज्ञान, जब एक से अधिक बच्चे अधिक भाषा को जानते हैं, जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, तो इसकी भाषा को ये समझेंगे, इसकी भाषा को ये सीखेंगे। मतलब एक से अधिक भाषा का ज्ञान इन सभी बच्चों में हो जाएगा जब हम उन्हें उनके भाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब हम बच्चों को कहेंगे कि जो तुम्हारी मातृभाषा है उसी में बातचीत करो, ताकि यह मातृभाषा दूसरे के अनुकरण के द्वारा सीखा जा सकता है, तो हम यहां पर इसको संसाधन के रूप में देखेंगे। किस रूप में देखेंगे? संसाधन के रूप में देखेंगे। चलिए, ये तो स्टेट का भी है सर। दूसरा प्रश्न देखिए, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? कौन सा तरीका गलत है? बताएं कौन सा तरीका गलत है? यहां पर गलत है ये लिखा हुआ है। देखिए, जिन्होंने चौथा नंबर आंसर दिया ये सबसे राइट है। किसके लिए? जब यहां सही रहता तो। भाषा प्रयोग में, भाषा विकास में यदि सहयोग करना चाहते हैं तो भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे। लेकिन गलत तरीका क्या है? ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। यदि हम उसके भाषा के प्रयोग को अमान्य करते हैं, मतलब हम संसाधन के रूप में इसको उपयोग नहीं करते हैं, जबकि हम भाषा के प्रयोग के अवसर का उपलब्ध कराएंगे। इससे भाषा का विकास बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होगा जब भाषा के प्रयोग के अवसर हम उपलब्ध कराएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ध्वनि संबंधी जागरूकता, ध्वनि संबंधी जागरूकता बताएं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जी, जानना, समझना और लिखना। जानना, समझना व लिखना ध्वनि संबंधी जागरूकता है, ध्वनि संबंधी जागरूकता है। था, प, चा ध्वनियां हैं। क्या है? स्वनिम। रूपिम क्या हमने बताया है? छोटा छोटा वाइट, ये शब्द पापा, चाल, ये सब तो स्वनिम है। ये सृजनात्मक चिंतन होता है, उच्च अपसारी चिंतन, उच्च अपसारी चिंतन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वनिम। क्या होगा? स्वनिम होगा। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसी बच्चे के चिंतन में आयु बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता होती है?
क्या होगा इसका आंसर? बहुत अच्छा आंसर। तर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? भाषा सीखने का साधन है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? भाषा सीखने का साधन क्या होगा? देखिए, कहानी सुनना यह भी भाषा सीखने का तरीका है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से यह भी भाषा सीखने का तरीका है। अनुकरण के द्वारा यह भी भाषा सीखने का तरीका है। मतलब उपरोक्त सभी, ये सभी भाषा सीखने का तरीका है। वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई, वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई जिसमें एक या अधिक ध्वनियों का प्रयोग हुआ हो कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य की सार्थक रूपीम। देखिए, स्वनिम में या आता है, ध्यान रखेंगे। और रूपीम में वाक्य की सार्थक लघुत्तम इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला चरण समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है। भाषा विकास से। भाषा विकास से। निम्नलिखित में से कौन सी एक भाषा दोष या भाषा विकार से संबंधित नहीं है? ये नहीं है। क्या होगा इसका? अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण भाषा दोष या भाषा विकार से संबंधित नहीं है। 13वां प्रश्न, यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता। वो स्वर यंत्र, इस पर नियंत्रण नहीं होता है। 14वां प्रश्न, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा को और दूसरी जो एक और बच्चा है वह द्वितीय भाषा के रूप में उसी को सीख रहा है। जैसे हिंदी को एक बच्चा मातृभाषा के रूप में और दूसरी बच्चा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। तो कौन सा समान प्रकार की त्रुटि करेगा? विकासात्मक त्रुटि दोनों में होगा। पंद्रहवां प्रश्न, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को। 15वां प्रश्न,
क्या होगा? स्पष्ट, स्पष्ट, आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अंतिम प्रश्न अब बच गया। वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य में। वह नित्य गाने की कसरत करता है वाक्य में क्या होगा? देखिए, यह वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है, लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। क्या गाने की कसरत होता है क्या? यह अर्थ की दृष्टि से गलत है। ये दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि सब एग्जाम के तहत हम लोगों ने अभी तक 16 कोर्स को लेकर के आए हैं। आप सबों की बेहतरीन तैयारी के लिए जहां पर बेस्ट एजुकेटरों का टीम है, अलग अलग शिक्षक अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। ये 16 कोर्स आपका लॉन्च होने वाला है। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर या इस पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से लेकर क्लास 8 से लेकर 12 तक सभी तरह के फैकल्टी, गणित का, विज्ञान, साइंस, ये सभी, इसी तरह इसमें भी, और अब सीबीएसई का भी कोर्स बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।